नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ईरान ने की प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हत्या की कोशिश, इसराइल का बड़ा आरोप, लेबनान ने दागे 3 ड्रोन। जी हां दोस्तों, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हुए हमले के लिए इसराइल ने ईरान को दोषी ठहराया है। इसराइल के एक सीनियर अधिकारी ने आरोप लगाया है कि ईरान ने उनकी हत्या की कोशिश की है। आज सुबह हुए इस हमले में हिजबुल्लाह ने 3 ड्रोन लॉन्च किए थे। इसराइल की सेना के मुताबिक इन ड्रोन में से 2 को मार गिराया गया, जबकि एक ने प्रधानमंत्री आवास के पास ही इमारत को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री ऑफिस से आए एक बयान के मुताबिक ईरान ने नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश की थी। यह घटना कासेरिया में हुई, जो अपने शानदार विला और रोमन सभ्यता के अवशेषों के लिए मशहूर है। आईडीएफ ने बताया कि ड्रोन लेबनान से लॉन्च किए गए थे और इस हमले के कारणों की जांच की जा रही है। ईरान की तरफ से फिलहाल इसराइल के आरोपों पर कुछ प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में फिर बड़ा एयर पोल्यूशन, यमुना में जहरीला झाग, आसमान में धुंध, लोगों को सांस लेने में परेशानी। मंत्री बोले सर्दी की वजह से समस्या। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में शनिवार सुबह एयर क्वालिटी में काफी गिरावट देखी गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 300 पॉइंट को पार कर गया। सुबह आसमान में धुंध छाई रही और लोगों को सांस लेने में भी परेशानी महसूस हुई। उधर दोस्तों यमुना नदी में जहरीला झाग लगातार दूसरे दिन भी नजर आ रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि सर्दी बढ़ने की वजह से दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी खराब हो रही है। 2 दिन से पोल्यूशन का स्तर भी बढ़ रहा है। इसकी वजह से लोगों को गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन हो रही है। इसी के साथ त्वचा से जुड़ी बीमारियां होने का भी खतरा बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल प्रदेश के पेंशन धारकों को दिवाली का तोहफा, 75 साल से अधिक रिटायर्ड कर्मचारियों को पूरा एरियर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 20% एरियर, नोटिफिकेशन हुआ जारी। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दिवाली से पेंशन धारकों और 4th ग्रेड कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। वित्त सचिव ने 75 साल से अधिक आयु के सभी पेंशनर्स के बकाया एरियर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 20% एरियर के भुगतान की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार सभी पेंशन भोगियों को 28 अक्टूबर की सैलरी के साथ बकाया एरियर और डीए मिल जाएगा। इसी तरह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी 20% एरियर का भुगतान अक्टूबर की सैलरी के साथ कर दिया जाएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने के प्रस्ताव को एलजी की मंजूरी, अब केंद्र के पाले में गेंद। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर कैबिनेट के जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव पर उपराज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी है। उमर अब्दुल्ला कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को 2 दिन पहले यानी कि गुरुवार को ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन आज इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, 4 नवंबर को नवनिर्वाचित जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र होगा। कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बम की धमकी के बाद 20 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, 6 दिन में 40 से ज्यादा विमानों को झूठी धमकियां, अब तक 80 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। जी हां दोस्तों, इंडियन एयरलाइंस की 20 से ज्यादा फ्लाइट्स में शनिवार को बम होने की धमकी मिली। इनमें इंडिगो, एयर इंडिया, आकाशा, विस्तारा, स्पाइस जेट, स्टार एयर और अलायंस एयर शामिल है। दोस्तों पिछले एक हफ्ते में 40 से ज्यादा विमानों को बम की धमकी मिल चुकी है। ये सभी झूठी साबित हुई है। इन धमकियों की वजह से अब तक 80 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। वहीं दोस्तों लगातार मिल रही धमकियों के बीच केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर को फ्लाइट्स में एयर मार्शलों की संख्या को दुगना करने का फैसला भी किया था। गृह मंत्रालय ने भी एविएशन मिनिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में एनडीए के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हुई। अमित शाह के घर 2 घंटे बैठक चली। भाजपा 155, शिवसेना शिंदे 78 और एनसीपी अजीत गुट 55 सीटों पर लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर शुक्रवार देर रात अमित शाह के घर एनडीए के घटक दलों की 2.5 घंटे बैठक चली। इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार शामिल हुए। बैठक में राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर भाजपा, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत गुट के बीच सहमति बन गई। सूत्रों के मुताबिक भाजपा 155, शिवसेना शिंदे गुट 78 और एनसीपी अजित पवार गुट 55 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। बैठक में छोटी पार्टियों को भी कुछ सीटें दिए जाने पर सहमति बनी है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। ईडी का आरोप, खाड़ी देशों में 13,000 एक्टिव पीएफआई मेंबर्स, इन्हें करोड़ों के फंड जुटाने का टारगेट। भारत में आतंकवादियों तक हवाला से पहुंचाई जाती है रकम। जी हां दोस्तों, भारत में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के खिलाफ 2 साल से चल रही ईडी की जांच में नए खुलासे हुए हैं। दरअसल दोस्तों ईडी ने शुक्रवार
शुक्रवार को बताया कि पीएफआई के सिंगापुर और खाड़ी देशों में 13,000 से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स हैं, जिन्हें करोड़ों रुपए के फंड जुटाने की जिम्मेदारी मिली हुई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पीएफआई ने खाड़ी देशों में रह रहे प्रवासी मुस्लिम समुदाय के लिए डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटियां बनाई हुई है। इन्हीं कमेटियों को फंड जुटाने की जिम्मेदारियां दी गई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश के कानून मंत्री बोले शेख हसीना का प्रत्यार्पण जरूरी, भारत ने मना किया तो विरोध करेंगे, कोर्ट ने 18 नवंबर तक मोहलत दी है। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में कानून मंत्री आसिफ नजरुल ने शुक्रवार को कहा कि अगर भारत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यार्पण से इनकार करने की कोशिश करता है तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद नजरुल ने यह टिप्पणी की। बांग्लादेशी अदालत ने गुरुवार को आदेश दिया था कि वे हसीना को 18 नवंबर तक उनके समक्ष पेश करें। मंत्री नजरुल ने कहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच पहले से ही एक प्रत्यार्पण संधि है। भारत नियमों का हवाला देकर शेख हसीना को यहां भेजने से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ईमानदारी से कहें तो भारत हसीना को बांग्लादेश भेजने के लिए बाध्य है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, फिर नौकरी दे रही है सरकार। जी हां दोस्तों, इंडियन रेलवे ने रिटायर्ड कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल दोस्तों, रेलवे कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए रेलवे ने 65 वर्ष से कम आयु के रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी देने का फैसला किया है। दरअसल दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने विभिन्न क्षेत्रों में 25,000 पदों के लिए भर्ती शुरू की है। इसमें रिटायर्ड रेलवे कर्मचारियों को फिर से नियुक्त करके अस्थायी रूप से रिक्तियों को भरने का एक नया फार्मूला शामिल है। इसके तहत 65 वर्ष से कम उम्र के रिटायर्ड कर्मचारी पर्यवेक्षकों से लेकर ट्रैकमैन तक की नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले 50% आरक्षण को हम तोड़ देंगे, बीजेपी वाले आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, आपके बारे में ओबीसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी झारखंड दौरे पर हैं। रांची के शौर्य सभागार में वे संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जब भाजपा के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो जीने का तरीका है, इतिहास है, विज्ञान है, जिसे आप हजारों सालों से चला रहे हो, उसे वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे, जबकि वनवासी का मतलब होता है जो जंगल में रहते हैं। जब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो केवल एक शब्द नहीं होता, ये आपका पूरा इतिहास है। मैं हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था में पढ़ा हूँ, आदिवासियों के बारे में केवल 10 से 15 लाइनें ही मिलेंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों से अनशन समाप्त करने की अपील की, सोमवार को करेगी मुलाकात। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों से आमरण अनशन समाप्त करने की अपील की है। उन्होंने शनिवार को कोलकाता में आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से कहा कि सभी को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन इसका प्रभाव स्वास्थ्य सेवाओं पर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपकी मांगों से हम असहमत नहीं हैं, बातचीत के लिए सरकार के साथ बैठक का आपसे अनुरोध है। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए वह सोमवार को उनसे मुलाकात भी करेंगी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बायजूस के को-फाउंडर बोले मैं धोखेबाज नहीं हूं, वापसी जरूर करूंगा, नेटवर्थ जीरो हुई, इसके लिए बड़े निवेशक जिम्मेदार, उन्होंने साथ छोड़ा इसलिए हालात बिगड़े। जी हां दोस्तों, फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही एडटेक कंपनी बायजू के फाउंडर बायजू रविंद्रन ने कहा है कि मुश्किल समय में सहयोगियों ने साथ छोड़ दिया, जिससे कंपनी के हालत खराब हुए थे। रविंद्रन ने वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में यह बातें कही। इस दौरान उन्होंने अपनी कंपनी के सबसे बुरे दौर, नेटवर्थ जीरो होने के साथ साथ बीसीसीआई के साथ विवाद, फंड जुटाने, भारत छोड़ने और दुबई में रहने के कारणों सहित कई मुद्दों पर बात। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। राजनाथ सिंह बोले एआई से मिलिट्री ऑपरेशन में क्रांति की क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास डिसीजन मेकिंग सिस्टम, मिलिट्री लीडर्स में जियोपॉलिटिक्स की समझ जरूरी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिलिट्री ऑपरेशन में क्रांति लाने की क्षमता है। एआई पहले से अनुमान लगाकर विश्लेषण कर सकता है, उसके पास स्वतंत्र डिसीजन मेकिंग सिस्टम भी है। राजनाथ सिंह ने यह बात शनिवार को दिल्ली में आयोजित 62वें राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय पाठ्यक्रम दीक्षांत समारोह में कही। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप यानी कि जनता लीडर होंगे, जिन्हें यह तय करना होगा कि इस तकनीक का फायदा कहां और कैसे उठाया जाए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कासगंज में बीजेपी नेता ने एसडीएम को जड़ा थप्पड़, जांच के मिले आदेश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में अवैध खनन की जांच करने पहुंचे एसडीएम पाटियाली कुलदीप सिंह और बीजेपी नेता चमन सेठ के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद बीजेपी नेता चमन सेठ ने एसडीएम के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर।